नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए जो 28 वीडियो की सीरीज स्टार्ट किए थे, आज हम 28 में से क्लास नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा दिया हूँ। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उन्हें पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जिस भाषा के अंदर सहूलियत होती है लेकर के पढ़ सकते हैं। हमारी क्लास किसे देखना चाहिए? तो आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, एसएससी का खास करके, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक सभी के लिए है। देखिए, मैं फुल टाइम यूट्यूबर या टीचर तो हूँ नहीं कि मैं अलग अलग नाम से एक ही वीडियो के कंटेंट को उल्टा पुल्टा करके जो है भर दिन पब्लिश करता रहूँ, ऐसा नहीं है। एक ही वीडियो एक ही सीरीज के माध्यम से एसएससी के सारे एग्जाम को लपेटा जाता है, और यही कर करके मैं करीब 350 से अधिक सफलता दिला चुका हूं, और आप भी उसी लाइन में खड़े हैं, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। शुरू से अंत तक बने रहिए, है ना। एक एक बात को ध्यान से सुनिए। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में सेम मोबाइल नंबर का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे लिंक को, और आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप पे जब विजिट करके बात कर लेंगे। देखिए, इस वीडियो जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, इसमें आपको आज क्या क्या देखने को मिलेगा। जो इस विषय में पारंगत हो यहीं से आउट हो जाना, अपना टाइम पास मत करना। जिनको लगता है कि मुझे इस विषय में सीखने की जरूरत है, और रुके रहना शुरू से अंत तक। एथलेटिक्स से विभिन्न आधिकारिक मानक के बारे में बात करेंगे, हॉट टॉपिक है आजकल। केंद्रीय बजट 2026-27 का एकदम वो निचोड़ा हुआ घी जैसा बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी तो 38 पन्ना का है, कौन पढ़ेगा। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाला करतब मार्शल आर्ट से जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, बातें होती है, कब होती है, कहाँ होती है, किसको शामिल किया जाता है, ये सब देखेंगे। चर्चित पुस्तक जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा है, इसको देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित नृत्य कलाकार, आज हम डांस वाले सेक्टर को उठाएंगे। जो भी शास्त्रीय नृत्य या फिर जो अन्य नृत्य है उनमें जो कलाकार सम्मानित किए गए लेटेस्ट में, उनको देखेंगे, उनके नाम सहित देखेंगे, फील्ड देखेंगे। 12 पंचवर्षीय योजना में मॉडल देखेंगे, समय देखेंगे, लक्ष्य देखेंगे, प्राप्ति देखेंगे, और इसके संबंध में जो विशेष कथन है वो देखेंगे। क्या क्या बाधाएं आए, कैसे निपटा गया, ये सब। प्राचीन काल में आए विभिन्न यात्रियों के जो है अन्य जो शासक हुआ करता था उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्र को, उनको आमंत्रित करके बुलाते थे, तो वो देखेंगे। भारतीय भौगोलिक स्थिति में वनों का महत्व और किस जगह पे कैसा वन, क्या क्या उनके विशेषता हैं, ये देखेंगे। भारतीय विकास के क्रम में स्थापित विभिन्न समाज संघ, ये सब के बारे में देखेंगे, है ना। और भाषाओं में जो 24 भाषाओं में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं उनको देखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको इतना मटेरियल देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा लगे तो हाँ। पहला है, विभिन्न प्रकार की एथलेटिक्स गतिविधियों में मान्यता प्राप्त मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो मानक वाला है, स्टैंडर्डाइजेशन वाला जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। देखिए, पहला जो कथन है कि 100 मीटर हर्डल रेस, हर्डल मीन्स बाधा हिंदी वाले, है ना, अंग्रेजी में लिखा गया हर्डल। हर्डल रेस जो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, इनमें हर्डल की संख्या 10 होती है। बिल्कुल सही है, हर्डल की संख्या 10 होती है 100 मीटर वाले हर्डल रेस में, जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के आधिकारिक मानकों के अनुसार सिंथेटिक ट्रैक पर 400 मीटर तक की दौड़ के लिए प्रत्येक लेन की मानक चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। ये भी अपने आप में सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, आइए नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। वर्ल्ड एथलेटिक्स के आधिकारिक मानकों के अनुसार सिंथेटिक ट्रैक जिस पे आप दौड़ते हो, तो 400 मीटर तक, देखिए 400 मीटर के नीचे कौन कौन से दौड़ होंगे। एक 100 मीटर का होता है, एक जो है आपके 200 मीटर का होता है, और एक आपके 400 मीटर का होता है। हर्डल रेस अलग होता है, वहाँ पे 110 मीटर वाले भी कैडर हैं, ठीक है भाई। ये जो है सिंपल रेस की बात कर रहा हूँ। तो ये 400 मीटर से नीचे जो भी प्रतियोगिता होती है दौड़ की, है ना, तो उसके लिए जो आपका लेन होता है, लेन ऐसे बने होते हैं ना, इसमें एक खिलाड़ी दौड़ेगा, इसमें दूसरा खिलाड़ी दौड़ेगा, इसमें तीसरा खिलाड़ी दौड़ेगा। तो ये लेन की जो चौड़ाई होती है, ये जो विड्थ होती है, ये आपके 1.22 मीटर होती है, या फिर इसे अपन 4 फीट कहेंगे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी लेनों को अलग अलग करने वाली एक सफ़ेद पट्टी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाल पट्टी है, ये मान लीजिए ये सफ़ेद पट्टी है, ये वाला, है ना। लेन को अलग करने वाले जो है, लेन को अलग करने वाली जो धारी होती है, पट्टी होती है, वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है। इसे भी ध्यान रखना। वो कितना होता है, 5 सेंटीमीटर जो है इनकी चौड़ाई होती है, इनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दौड़ का नियम क्या कहता है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो दौड़ होती है, उसमें एथलेटिक्स जो है एथलेटिक्स रेस जो है, उसमें एथलीट क्या करते हैं,
अपने ही लेन में दौड़ने का काम करता है। कोई आदमी जैसे मान लीजिए इसमें ए को आवंटित हुआ है कि आप भाई लेन नंबर 1 में आपको आवंटित किया गया है, बी को लेन नंबर 2 में, सॉरी 2 में, सी को लेन नंबर 3 में, तो ये कभी भी अपना लेन छोड़ के किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जो भी छोटे रेस होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर, तो ये जो है अपने ही लेन में, जो भी खिलाड़ी को जो लेन अलॉट होता है उसी में शुरू से अंत तक दौड़ना होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। दूसरा है यहाँ पे नोट करके मैं लिखा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको छोटी दूरी की दौड़ को बताया है कि भाई अपने ही लेन में दौड़ना होता है। ये रिस्ट्रिक्शन 1000 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर जैसे दौड़ में नहीं होता है। खिलाड़ी एक पार्टिकुलर समय के बाद, एक पार्टिकुलर दूरी तय करने के बाद एक फिक्स रहता है कि भाई इतनी दूरी के बाद आप कहीं भी दौड़ सकते हो। ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं खिलाड़ी, जो शुरुआती दूरी होता है उसको दौड़ने के बाद सबसे नज़दीक वाले लेन में भाग जाता है ताकि कम दौड़ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये जो बड़े दूरी की दौड़ होता है उसमें है खिलाड़ी अपनी लेन से बंधे नहीं होते हैं। शुरुआत के तुरंत बाद सभी एथलीट अपने सबसे अंदर वाली लेन में चले जाते हैं ताकि कम दूरी तय करना पड़े। यहाँ पे इसके साथ मैंने 800 मीटर की दूरी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि 800 मीटर की भी दौड़ होती है और इसमें एक अलग नियम होता है। देखिए 800 मीटर की जो दौड़ होती है इसे शॉर्ट रेट स्प्रिंट के कैडर और लॉन्ग रेस दोनों का मिला जुला प्रतियोगिता है। ठीक है। शॉर्ट रेस किसे कहते हैं, है ना, लेस देन 400 या 400 तक इसकी जो दूरी मतलब दौड़ होती है उसे शॉर्ट रेस या स्प्रिंट प्रतियोगिता कहते हैं, और ऐसे धावक को हम स्प्रिंटर कहते हैं। ठीक है भाई। इससे बड़ी दूरी होगा तो उसे लॉन्ग रेस कहते हैं। तो जो 800 मीटर वाली है ये 400 से अधिक है और 1000 से कम है, मतलब ये मिड श्रेणी के दौड़ है। ठीक है। ये दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है स्प्रिंट और लॉन्ग रेस का। ठीक है। तो इसमें कुछ नियम है। इसमें जो है आधा दूरी, आधा नहीं, 115-120 मीटर की दूरी लेन में तय करना होता है और बाकी दूरी आप कहीं भी दौड़ के पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस नोट को पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 800 मीटर की दौड़ जो है शॉर्ट रेस, स्प्रिंट और लंबी दूरी रेस का एक मिश्रण है। इसमें ब्रेक लाइन का नियम लागू होता है, यानी जैसे ही खिलाड़ी ब्रेक लाइन को पार करते हैं वे अपने लेन को छोड़ के सबसे अंदर वाली लेन में आने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं ताकि कम दूरी दौड़ना पड़े। ठीक है। अब ब्रेक लाइन क्या होता है, देखिए ब्रेक लाइन क्या होता है, ट्रैक पर सबसे पहले मोड़, है ना, ट्रैक पर पहले मोड़ के पास एक हरा कलर का पट्टी रखा होता है घुमावदार, इसे ही ब्रेक लाइन कहते हैं। इतनी दूरी खिलाड़ियों को अपने ही लेन में तय करना होता है। अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए कि ब्रेक लाइन से पहले ही अपना आवंटित लेन को छोड़ के सबसे अंत वाले लेन में चला गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो जो 800 मीटर की दूरी होती है यहाँ पर ब्रेक लाइन का नियम लागू होता है और इस ब्रेक लाइन की दूरी 100 से 115 मीटर तक हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अलग अलग प्रतियोगिता में अलग अलग हो सकते हैं। शॉर्ट रेस स्प्रिंट के खिलाड़ी धावक को स्प्रिंटर कहा जाता है, ये मैंने अभी अभी बताया था, इसे ध्यान रखना, है ना। पहले आप देखते होंगे अरे स्प्रिंट ये कौन सा खेल होता है, अरे ये धावक ही होता है, तो कहीं आप उसे देख लेते हैं कि भाई धावक है ना, ये रेस जीता है, फिर देखते हैं स्प्रिंटर, है ना, जैसे शटलर, है ना, ये सब जो है खेल के उपनाम जैसे आ जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कभी कभी एग्जाम में चकमा खा जाओगे। तो जो शॉर्ट रेस के खिलाड़ी होते हैं ये बहुत फास्ट रेस होता है तो इसे स्प्रिंटर कहा जाता है। मैराथन रेस की आधिकारिक जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर होता है, जो 26.2 मील के करीब होता है। हाफ मैराथन काफ़ी बार पूछा जाता है और हाफ मैराथन जो है दशमलव के 3 अंक तक पूछा जाता है, 21.097 किलोमीटर होता है, इसे ध्यान रखेंगे हाफ मैराथन को। अब आइए हर्डल रेस स्टेटमेंट में डाला था हमने, तो हर्डल रेस से संबंधित जो मानक है, पैमाना है, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मापदंड, है ना, क्या क्या इसमें होता है, और यहाँ पे मैंने 2 हर्डल रेस को रखा है, एक है आपको 110 मीटर वाला और एक है आपका 100 मीटर वाला। भाई इतने छोटे अंतर का प्रतियोगिता 2 क्यों बना, तो भाई ये इसलिए बना कि जो 110 मीटर है और जो 100 मीटर है ये एक ही सीरीज की प्रतियोगिता है, लेकिन 110 वाला क्या है, ये इसमें सिर्फ मेल भाग लेते हैं और जो 100 मीटर वाला है इसमें सिर्फ फीमेल भाग लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप दौड़वा का दौड़ दौड़ते हैं तो पुरुष के लिए 16 फीट, महिला के लिए 12 फीट, थोड़ा कंसेशन, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसेशन वाला दौड़ है ये। 110 मीटर में सिर्फ मेल और 100 मीटर में सिर्फ महिला ही भाग लेती है। इसमें दोनों में जो हर्डल की संख्या होती है, चाहे तो 110 मीटर वाला हो चाहे तो 100 मीटर वाला हो, 10 हर्डल ही
होता है। कितना होता है? 10 हर्डल होता है। यानी इनमें अगर आप बाधाओं काउंट करेंगे, हर्डल मतलब बाधा, रुकावट, वो शंक्वाकार कुछ भी हो सकता है ना, तो भैया ये जो है 10 होता है, ध्यान रखना। दो हर्डल के बीच की दूरी कितनी होती है? पुरुष वाले यानी 110 मीटर वाले में 9.14 मीटर, वहीं महिला वाले में होता है 8.50 मीटर। कितना होता है? 8.50 मीटर। शुरुआती रेखा से पहले हर्डल की दूरी पुरुष वाले यानी 110 मीटर वाले में 13.72 मीटर होता है, वहीं महिला वाले में सीधा सीधा 13 मीटर होता है। आखिरी हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी 110 मीटर वाले में 14.2 मीटर होता है, महिला वाले में 10.50 मीटर होता है। हर्डल की ऊंचाई जो है पुरुष वाले में 1.067 मीटर होता है, महिला वाले में 0.838 मीटर होता है। अब इसमें से आधा बात आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए ये है आपके 110 मीटर का ट्रैक है ना, ये है आपके 110 मीटर का ट्रैक, हालांकि ये गोल होंगे है ना, लेकिन मैं सीधा दिखाया है आपको समझने के लिए। ये है आपके स्टार्टिंग बिंदु, तो पहले स्टार्टिंग बिंदु से जो पहली बाधा रखी जाएगी 110 वाली है ना, तो इसकी ये दूरी होगा आपके 13.72 मीटर। यहाँ पे हमने पहला हर्डल रखा है, इसको कूद के जो है खिलाड़ी को आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही जो है टोटल 10 हर्डल होंगे, तो ऐसे बीच में आपके जो है 9 बार और आपने डाल देना है, ऐसा 9 हर्डल और डाल देना। थोड़ा सा रेखा को बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से डाल देना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फिनिश लाइन होगा है ना, तो ये जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं आखिरी हर्डल से फिनिश लाइन की दूरी, तो ये आखिरी हर्डल हो गया 10वां। ये जो दूरी है फिनिश लाइन तक का, ये 110 मीटर वाले में 14.02 मीटर होता है। और दो हर्डल की बीच की दूरी, चाहे कोई भी बीच वाला जो दो हर्डल है, इसकी बीच की दूरी आपका दिया गया है यहाँ पे 9.14 मीटर। सेम जो है पैमाना 100 मीटर वाले में है, और समझने के लिए सिर्फ ये बताया हूँ कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ठीक है मेरे भाई। ये आप कैलकुलेशन करेंगे बराबर पुरुष वाला 110 मीटर हो जाएगा और महिला वाला 100 मीटर हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मानक से, ठीक है। दूसरा है, अभी जैसे मैंने 110 मीटर और 100 मीटर वाला बताया है, उसी प्रकार से 400 मीटर वाला है। 400 मीटर जो है ये महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन कुछ अंतर है, सिर्फ एक पैमाना में अंतर है, सिर्फ हर्डल की ऊंचाई में अंतर है, बाद बाकी दोनों की जो मानक है सेम ही होता है। दो हर्डल की बीच की दूरी चाहे पुरुष खेले महिला खेले 400 वाला में 35 मीटर ही होता है। शुरुआती रेखा से पहले हर्डल, अब तो आराम से समझ रहे होंगे किसे बोलते हैं शुरुआती रेखा से पहले हर्डल, 45 मीटर, इसमें भी 45 मीटर पे रहता है। आखिरी हर्डल से फिनिश लाइन की दूरी 40 मीटर, इसमें भी 40 मीटर, इसमें भी, तो एक याद करेंगे दोनों याद हो जाएगा। लेकिन जो हर्डल की आधिकारिक ऊंचाई है ये डिफरेंस है ना, पुरुष के लिए 0.914 मीटर है और महिला के लिए 0.76 मीटर है। अगर इंच में बात करेंगे तो पुरुष के लिए 36 इंच और महिला के लिए 30 इंच होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक ही साथ चारों लिख दिया है। 100 मीटर का दूरी हो हर्डल वाली, या 110 मीटर की हो, या 400 मीटर की हो, तीनों में जो है 10 हर्डल ही होते हैं। सभी में 10 हर्डलों की संख्या कितनी होंगे? तो 10 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में दिए गए कथन को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला कथन है, राजा भास्कर बर्मन ने विशेष आमंत्रण पर हेनसांग को जो है असम में 642-643 ईस्वी में गया था। मतलब हेनसांग जो है राजा भास्कर बर्मन के आमंत्रण पे असम गए थे, और ये ईस्वी मेंशन है यहाँ पे 642-643 में। दूसरा स्टेटमेंट है, हर्षवर्धन के प्रयाग सभा में मैत्रक वंश के एक राजा ध्रुवसेन सेकंड ने भाग लिया था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। देखिए हेनसांग जो है हर्षवर्धन उस समय सबसे फेमस राजा हुआ करता था वर्धन वंश के या पुष्यवृत्ति वंश के। तो अपन एक सिंपल सी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हेनसांग जो है कब आया, तो ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में, ये जान लेते हैं। लेकिन ह्वेनसांग बहुत जिज्ञासु आदमी था, ये यहीं तक नहीं रहना चाहा। इनको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान टाइप के लोग थे, है ना, दूरदृष्टि रखते थे, तो इनको अलग अलग राजा अपने जो उनके कबीला हुआ करता था या क्षेत्र हुआ करता था वहाँ भी आमंत्रित करते रहते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफ़ी आने लगे हैं। पहले सिर्फ इतना से क्वेश्चन चल जाता था कि फैयान जो है विक्रमादित्य के काल में आए थे और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आए थे, लेकिन आजकल वो जमाना नहीं है, ठीक है भाई। तो आपको आगे भी पढ़ना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग मुख्य रूप से सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह 629 ईस्वी में चीन
चीन से चला और 15-16 वर्षों तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया। हेनसांग मुख्य रूप से हर्षवर्धन के दरबार कन्नौज में रहा करता था। ये तो भैया मुख्य राजा हो गए, लेकिन इनके आमंत्रण पे भी मतलब अन्य राजाओं के आमंत्रण पर भी ये अलग अलग जगह जो है भ्रमण किए। चीनी यात्री हेनसांग कश्मीर की यात्रा भी किए थे। 631-633 ईस्वी में इन्होंने दुर्लभ वर्धन के काल में, जो कारकोट वंश का एक राजा हुआ करता था, है ना, तो इनके काल में जो है आपका कश्मीर का यात्रा किया था। तो ये भी ध्यान रखना, है ना, कारकोट वंश के संस्थापक राजा दुर्लभ वर्धन ही थे, यानी कारकोट वंश के संस्थापक ही थे, पहला ही राजा थे। इनके अलावा हेनसांग जो है पल्लव साम्राज्य की राजधानी नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची की यात्रा भी किए थे। इसी चीज को शॉर्ट में लिख देते हैं कि हर्षवर्धन दक्षिणी भारत का यात्रा कब किए थे। भैया सही दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसी चीज को शॉर्ट में लिख देते हैं कि हेनसांग जो है ये दक्षिणी भारत की यात्रा कब किए थे। तो आप कहेंगे पल्लव साम्राज्य के कार्यकाल में दक्षिणी भारत की वो पार्टिकुलर जगह का नाम क्या था, तो कांची की यात्रा किए थे। कौन से पार्टिकुलर शासक के काल में, तो नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में। इसे ध्यान रखेंगे। इसे हिंदू और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र उन्होंने माना था अपने अकॉर्डिंग। हेनसांग द्वारा लिखी गई जो यात्रा वृतांत है उसका नाम है सीयू की, है ना, सीयू की, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये उनका अपना भाषा है सीयू की, है ना, हेनसांग की। इसके अलावा राजा भास्करण वर्मन के विशेष आमंत्रण पर हेनसांग असम, है ना, 642-43 ईस्वी में गया था। ये मैं स्टेटमेंट में डाला था। देखिए असम को अपन प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप भी कहते हैं, ठीक है, प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप भी कहा जाता है असम को, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हेनसांग जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक के शासनकाल में महाराष्ट्र नासिक की भी यात्रा किए थे। अगले साल नासिक में कुंभ मेला लगने वाला है। छोटे मोटे पुलिस दरोगा के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि 2027 में कुंभ मेला कहाँ लगेगा, तो नासिक में होगा। नासिक में ही आपके गोदावरी नदी जो आपके पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, ये निकलती है आपके नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास से। तो इसे भी ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये हेनसांग जो है पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य साम्राज्य के एक शासक थे, इनके आमंत्रण पे नासिक महाराष्ट्र का भी यात्रा किए थे। अच्छा, नासिक से एक चीज और याद रखना, मित्र मेला का गठन हुआ था नासिक में बीडी सावरकर साहब के द्वारा। बाद में यही संस्था अभिनव भारत के नाम से जो है प्रचलित हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी नासिक का ही है, ठीक है ना। इसके अलावा फहियान, है ना, फहियान एक अन्य शासक हुए फहियान। ये 399-414 ईस्वी में गुप्त राजवंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके शासनकाल में भारत आया था। इसे ध्यान रखेंगे। फिर एक और चीनी शासक इत्सिंग हुए। यह भी एक प्रसिद्ध चीनी भिक्षु थे, है ना। ये फहियान और हेनसांग के बाद 7वीं शताब्दी में 671-695 ईस्वी में भारत आए थे। अगर इन तीनों को क्रम से सजाया जाए तो सबसे पहले आप फहियान को इंडिया लाना, फिर हेनसांग को इंडिया लाना, और फिर आपको जो है इत्सिंग को इंडिया लाया जाएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं क्रम में कि इनमें से पहले कौन सा आया, या फिर निम्नलिखित यात्रियों के क्रम में कौन सा एक सही है, ठीक है। एक नोट करके यहाँ पे लिखा हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह बाटाकक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है। तो ये भी जो है क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। उन्होंने भी अपने साम्राज्य विस्तार या फिर अच्छे मधुर संबंध के लिए अपने बच्ची का शादी जो है कर दिए थे ध्रुवसेन द्वितीय के साथ, तो वो भी हम आगे देखेंगे। हर्षवर्धन पुष्यभित्ति राजवंश के राजा थे। एक वंश के इस वंश के संस्थापक जो है पुष्यभित्ति ही थे, है ना। प्रभाकर वर्धन, अब इस प्रभाकर वर्धन के बारे में जानेंगे। प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता थे, इन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने हुनों को परास्त किया था, वीवीआई कर लेंगे। हुनों को परास्त करने, मंगोलों को परास्त करने, इनसे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे। देखो गुप्त वंश में भी हुनों को किसने परास्त किया था, तो स्कंदगुप्त का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत काल में भी हुनों को किसने पराजित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। उसी प्रकार से वर्धन वंश या पुष्यभित्ति वंश के समय जो है हुनों को परास्त करने का काम कौन किया था, तो राजा हर्षवर्धन के पिता, है ना, जिसका नाम प्रभाकर वर्धन था, इन्होंने हुनों को परास्त करने में जो है सफलता पाई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा यहाँ पे नोट करके मैंने दो चीज और लिख दिया है। हर जगह मार संहार बताता हूँ आपको कि भाई एक जैसे चीज और कौन कौन से लेवल में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप उस हिसाब से तैयारी पहले से किए रहो, ताकि यहाँ मैं सिर्फ बता दूं कि भाई प्रभाकर वर्धन ने हुनों को आकर परास्त किया और वहां पे गुप्त वंश से रिलेटेड पूछ दे तो आप कहाँ से बना पाओगे, ठीक है। तो सब चीज यहाँ साथ में करते चलो। अच्छा लगे तो लाइक भी करो भैया, है ना। हुनों के आक्रमण को पूरी तरह विफल करने और उन्हें खदेड़ने वाले गुप्त वंश के प्रतापी शासक स्कंदगुप्त हुए, है ना।
समुद्रगुप्त कंफ्यूज करेगा आपको इसमें, है ना। स्कंदगुप्त आंसर मारना, हूनों को खदेड़ने में जो सफलता पाया था। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और संगीत प्रेमी हुआ करता था, सिक्के पे बीना बजाए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, है ना, हरिसेन, उनसे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हरिसेन से, है ना। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी थे, ठीक है। इनके अलावा सल्तनत कालीन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने में सफलता पाया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी इनके दक्षिणी उत्तरी विजय हम दिल्ली सल्तनत में लपेटेंगे। चलिए, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था भाई? थानेश्वर। जो उनके विरासत में राजधानी मिला था पुष्यवृत्ति वंश के उनके पिता से यानी प्रभाकर वर्धन से, वो था थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को जो है अपनी राजधानी के तौर पर शिफ्ट किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। दूसरा राजधानी हो गया कन्नौज। देखिए ये कन्नौज जो है ना, ये काफी खतरनाक रहा है पास्ट में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आपने नाम सुना होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिगुटी युद्ध, है ना। तो इसमें जो है पाल प्रतिहार जो भाग लिए थे और राष्ट्रकूट, तो भाई ये जो है आपके कन्नौज के मामला पे ही ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बढ़िया केंद्र था उस समय। अब देखिए जो हर्षवर्धन के प्रयाग सभा में मैत्रक वंश के एक राजा ध्रुवसेन द्वितीय ने भाग लिया था, ये मैं स्टेटमेंट में डाला था। बाद में क्या हुआ कि यही ध्रुवसेन द्वितीय जो है हर्षवर्धन का दामाद जो है बने थे, यानी उनकी पुत्री से विवाह किए थे, और ये मैत्रिक वंश के थे, मैत्रक वंश के, माफ कीजिए। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाला करतब मार्शल आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जल्लीकट्टू का खेल पोंगल उत्सव के तीसरे दिन, जिसे मुट्टू पोंगल को कहा जाता है, को आयोजित होता है। देखिए पोंगल उत्सव 4 दिन तक चलता है तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय। पहले दिन को अपन भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को अपन सूर्य पोंगल कहते हैं, तीसरे दिन को अपन मुट्टू पोंगल कहते हैं, और चौथे दिन को अपन कन्नुम पोंगल कहते हैं ना, कन्नुम पोंगल। तो ये चारों दिन की पोंगल जो है आपको जरूर याद रखना है, कभी कभी इन चारों दिन से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो जो जल्लीकट्टू का खेल है तमिलनाडु में होगा, है ना, ये पोंगल के तीसरे दिन जो 16 तारीख को आता है ना, 14, 15, 16, क्योंकि 14 तारीख से मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाता है जनरली, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है मरामडी, केरल में आयोजित होने वाला बैलों की रेस का खेल है मरामडी। मरामडी जो है केरल में आयोजित होने वाला बैलों का खेल का बैलों के खेल वाला रेस है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के और कई खेल है, कई चीज है जो हमारे इंडिया में होते आ रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला है बैलगाड़ी सरियत। बैलगाड़ा सरियत बोलते हैं इसे मराठी जो है लफ्ज के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलगाड़ा सरियत। यह महाराष्ट्र में बैलों की एक प्रसिद्ध दौड़ है। इसे मुख्य रूप से त्योहारों और यात्राओं के दौरान ग्रामीण इलाकों में आयोजित किया जाता है। इसमें सजे धजे बैलों की जोड़ी बहुत तेजी से दौड़ते हैं और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। बैल का सिंग वगैरह को कलर कर दिया जाता है और फिर बैल जो है रेस जीतता है तो उन्हें इनाम दिया जाता है। ये किसी खास त्योहार में तो नहीं, ये महाराष्ट्र के सभी रीजन में भी नहीं, लेकिन कुछ एक जगह पे ग्रामीण इलाके में ये प्रचलित है बैलगाड़ी सरियत, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये रायगढ़ वगैरह में भी होता है छोटे मोटे पैमाने पे, जहाँ जो है हम रहते हैं, मतलब थोड़ा ही दूर इनसे। इनके अलावा किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक, देखिए ये जो है चर्चा का केंद्र रहा था। अभी किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक चर्चा का केंद्र रहा था, क्योंकि ये बहुत दिन तक जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है। बाद में जो है अभी फिर से चालू हुआ है, तो आपके एग्जाम में आएगा। किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक पंजाब के लुधियाना के पास किला रायपुर में हर साल फरवरी महीने में यह त्यौहार होता है। ग्रामीण ओलंपिक भी कहते हैं। इसमें कुत्ता, घोड़ा, बैल, ये सब की जो है करतब दिखाया जाता है, दौड़ कराया जाता है। नेक्स्ट है मरामडी। केरल में फसल कटाई के त्योहार के समय मरामडी या काकुर कालाटम का आयोजन होता है। यह कीचड़ से भरे खेतों में बैल के दौड़ का एक रोमांचक खेल है, जिसमें बैल तेज स्पीड से दौड़ते हैं। इसमें एक धावक दो बैलों के बीच दौड़ता हुआ उसे नियंत्रित करता है। इसे कुलाई पुट्टू या पोथोट्टम भी कहा जाता है केरल के अंदर, इसे ध्यान रखेंगे। ओणम इत्यादि में भी ये होता है। वैसे केरल में मैंने बताया है ना, आपके जो है वल्लमकली वोट रेसिंग प्रतियोगिता, वो भी ओणम फेस्टिवल के दौरान ही होता है, क्योंकि केरल में सबसे फेमस फेस्टिवल कोई पूछेगा तो वो होता है भैया आपका ओणम। इसके अलावा मोईचारा है ना, मोईचारा नाम से ही कर लिए होंगे, ये आसाम का होगा। यह माफ कीजिए पश्चिम बंगाल का है ना, पश्चिम बंगाल का एक अनोखा बैलों का रेस उत्सव है मोईचारा।
मानसून या बारिश की शुरुआत पर खेत जोतने से पहले किसान इसे मनाते हैं। इसमें बैल की जोड़ी कीचड़ वाले खेत में आपस में दौड़ते हैं। मोई चारा। नेक्स्ट है नागौर मेला। ये राजस्थान के नागौर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है ना। जनवरी या फरवरी में होने वाले इस मेले में सजे हुए बैल, ऊंट और घोड़े की दौड़ कराया जाता है। पुष्कर मेला एक अलग है, जिसमें ऊंट की प्रदर्शनी और कई सारे प्रदर्शनी जैसे लंबी मूंछ की प्रतियोगिता इत्यादि कराए जाते हैं, वो अलग है। ये नागौर मेला है जिसमें रेस आयोजित करा जाता है बैल, ऊंट इत्यादि की। कम्बाला एक काफी फेमस है। आपने जो पिक्चर आया था, कौन सा पिक्चर आया था, भूतकोला, सॉरी भूतकोला तो डांस है। अब ये कोई पिक्चर आया था ना, मैं भूल गया, कांतारा, उसमें आपने देखा होगा, है ना। तो भैया ये कम्बाला, कम्बाला कर्नाटक में नवंबर से मार्च के बीच फसल कटाई के बाद कीचड़ से भरे खेत में भैंस को दौड़ाया जाता है इसमें। इनके अलावा जलीकट्टू, जलीकट्टू जो है अभी मैं अभी स्टेटमेंट के साथ ही बता दिया था, ये पोंगल के थर्ड दिन जिसे मट्टू पोंगल कहते हैं, उसमें जो है किया जाता है, जिसमें खुले मैदानों में बैल या सांडों को जोड़ा जाता है, फिर उसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट का भी बात करा है, तो कुछ मार्शल आर्ट यहाँ पे जैसे गतका, गतका कहाँ का है, तो ये आपके पंजाब के हैं मार्शल आर्ट। और ये मुख्य रूप से कब किया जाता है, वैसे तो हर समय, लेकिन मुख्य रूप से जो है होला मोहल्ला और गुरु पर्व और बैसाखी, ये जो है सिख धर्म के त्यौहार है, यहाँ पे किया जाता है। कलारूपट्टू साउथ इंडिया के केरल में, ओनम और विभिन्न प्रकार के मंदिरों के प्रांगण में। सिलम्बम, है ना, ये तमिलनाडु का है ना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो एक बार तमिलनाडु में हुआ था, तो ये प्रदर्शन खेल के भी रखा गया था, ये पोंगल में ये भी किया जाता है। थांगटा, ये मणिपुर में, लाय हरोबा और याओसांग, याओसांग जो है ये मणिपुर का होली के नाम से प्रचलित है ना, तो इसमें आपका थांगटा किया जाता है तलवार के साथ। इनके अलावा मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र में, है ना, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में होता है। लाठी, लाठी आपके पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कुछ रीजन में होते हैं लाठी, इसे ध्यान रखेंगे। परिखंडा बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्र में। इबुआन मिजोरम में। काठी सामू आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है ये आपके मार्शल आर्ट फॉर्म, इसे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई। इनके अलावा इंडिया के सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये आपके सोनपुर पशु मेला है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, और बिहार के सोनपुर के पास लगता है। पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर के महीने में 5 दिनों तक केतकी पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है ना। और इस मेले में मटका फोड़, लंबी मूंछ की प्रतियोगिता इत्यादि कॉमन है, ठीक है भाई। आपने करण अर्जुन पिक्चर में भी देखा होगा। नेक्स्ट पिक्चर है, सॉरी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का, है ना, 4.3% रहने का अनुमान है। देखिए ये जो राजकोषीय घाटा है ये विभिन्न एजेंसियां अनुमान लगाता है, जैसे है ना, बहुत सारे, जैसे आरबीआई भी लगाता है, विश्व बैंक भी लगाता है। तो ये बजट में जो सेंट्रल बजट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि भाई इस साल, इस वित्तीय ईयर, फाइनेंशियल ईयर में जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो 4.3 रहने की बात कही गई है, ठीक है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का जो है मतलब चालू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो केंद्रीय बजट 26-27 है उनमें कुछ प्रमुख घोषणा किए गए, जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे, ओनली इम्पोर्टेंट। हाँ, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास हेतु सरकार पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। VVI कर लेना, आपसे पूछेगा केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को जो है मंजूरी दी गई है, तो आप कहेंगे 7 गो, ठीक है। इन 7 गो में आजकल आपके जो है एग्जाम कराने वाले थोड़ा निर्दयी है, तो आपसे जो है किसके किसके बीच में होगा वैसा 4 गो दे देगा, 3 गो इसमें से रहेगा, 1 गो दूसरा रहेगा, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो 7 गो कॉरिडोर होगा ये मुंबई पुणे के बीच होगा, पुणे हैदराबाद के बीच होगा, हैदराबाद बेंगलुरु के बीच होगा, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है खोले जाएंगे या चालू किए जाएंगे। सबसे पहले जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग होगा उड़ीसा के NW5 से, ठीक है, NW5 से। तालचर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्र और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा के बंदरगाह से जोड़ने का काम करता है। देखिए NW1 काफी पूछे जाते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है। आप लोगों से पूछ ही लूँ कि NW2 जो है
ये किसको किसको जोड़ते हैं, पता नहीं कितने करोड़ बार बताए होंगे। आप लोग बताना, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय बजट 26-27 में कितने चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो आप कहेंगे 5। ठीक है, आप कहेंगे 5। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा अगर कर लिया जाए तो, क्योंकि जितने कमिटमेंट होते हैं शायद उतना काम नहीं हो पाता है किसी भी देश की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे 3 अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाने की बात कहें, अगर होता भी है तो कई साल लग जाते हैं, कई साल, है ना, तब तक लोग इसे भूल चुके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिला में एक बालिका छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये कमिटमेंट है जो आपकी एग्जाम में आएंगे। ठीक है भाई, 15 पुरातत्व स्थलों को जीवंत अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और इस जो पुरातत्व जो 15 को लिया जाएगा, इसमें अधिकांश जो है जैसे राखीगढ़ी, लोथल, ये हड़प्पाकालीन स्थल भी होंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 500 जलाशयों को अमृत सरोवर का एकीकृत विकास किया जाएगा, इसे ध्यान रखना है। 500 जलाशय को इसमें जो है एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इसके अलावा कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी रूप से एकीकृत प्रणाली, है ना, जो है भारत विस्तार, जो एक एआई टूल है, इसको विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, लॉन्च करने का। 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण करेगी और 4000 ई बसें उपलब्ध कराएगी। जो पूर्वोदय राज्य है, पूर्वोदय योजना इससे पहले ही आया था, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है हमने पहले ही बता दिया था। नीचे और बता दूंगा कि भाई पूर्वोदय में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो ये कौन कौन से हैं पूर्वोदय में, बिहार है, झारखंड है, उसके नीचे आएंगे पश्चिम बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था और इस 5 राज्यों में ऐसा कमिटमेंट किया गया है कि 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण करा जाएगा और 4000 इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे पूर्वोदय राज्य में जो है कौन कौन से राज्य आते हैं मैंने यहाँ पे फिर से लिखित में मेंशन कर दिया है। ये 5 राज्य है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, देखिए नॉर्थ ईस्ट और पूर्व दोनों में फर्क तो है ना भाई। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो राज्य हैं जो 7 सिस्टर वाले हैं, पूर्वोदय वो जो पूर्वी साइड में पड़ते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी एक योजना लाया गया था आज से चंद सैकड़ों वर्ष पहले, उसका नाम था पीएम डिवाइन योजना। इसे भी ध्यान रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के उत्थान के लिए लाया गया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किटों के विकास के लिए की योजना शुरू किया जाएगा। ये इस वाले जो आपके बजट है इसमें मेंशन किया गया है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग, जो अभी अध्यक्ष कौन है इनके, अरविंद पनगड़िया, है ना, अरविंद पनगड़िया है जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे, सॉरी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो ये 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष हैं। तो 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर है इनमें राज्यों का हिस्सा 1.4 लाख करोड़ उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को जो है इसमें मंजूरी दिया है। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत पहले ही हो गया था, आई थिंक 2021 में ही हुआ था, है ना। और ये सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है इस वित्तीय वर्ष में मंजूरी दिया गया है। ठीक है भाई, इसके अलावा जो है ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो आपको भी पता होगा। इनके अलावा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, वस्त्र मंत्रालय की एक मतलब योजना कहिए या फिर कार्यक्रम कहिए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, इसकी शुरुआत की मंजूरी जो है इस बजट में दिया गया है ना। इसका जो है इसमें क्या है भाई, खादी, हथकरघा, हस्तलिप जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को सशक्त बनाना, बढ़ावा देना, इनका लक्ष्य रखा गया है। ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा भारतीय समाज के क्रमिक विकास के संदर्भ में स्थापित विभिन्न सोसाइटी, संगठन इत्यादि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, श्री नारायण गुरु ने मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, 1 कास्ट, 1 रिलीजन, 1 गॉड फॉर मैनकाइंड पर बल दिए थे। बिल्कुल सही है भाई, नारायण गुरु, है ना। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में एमजी रानाडे भी शामिल रहे थे बाल गंगाधर तिलक के साथ, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। श्री नारायण गुरु परिपालम योगम, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, इसको शॉर्ट में SNDP या वाई कहा जाता है। इसकी स्थापना 1903 में श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था, केरल के ट्रावनकोर क्षेत्र में, है ना। इसके अलावा, है ना, इसका मोटो क्या था, तो छुआछूत को उन्मूलन करना, है ना। इनके अलावा श्री नारायण गुरु ने मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा भी दिए थे, जो मैंने स्टेटमेंट में रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में
है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, है ना, ये ध्यान रखना, सेवक समाज की। इसका उद्देश्य भारतीयों को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और शिक्षा तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। देखिए पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में कि भाई हम किसी संघ संस्था या फिर समाज का जो है संस्थापक याद कर लिए, शहर याद कर लिया, अधिक से अधिक हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, उसके सहयोगियों में कौन कौन शामिल रहे थे, किसके प्रयास से किए, क्यों किए, ये सब भी बात आपको ध्यान रखना होगा। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था, इसके स्थापना में मुख्य तो आपके हो गए भैया जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। इनके साथ जो है अनंत विनायक पटवर्धन और जीके देवधर भी थे। देखिए यहाँ जीके का मतलब भी गोपाल कृष्ण ही है, क्या संयोग है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण देवधर ये भी रहे थे संस्थापक में सहयोगी के रूप में शामिल, ध्यान रखना। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 कोलकाता थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा का प्रचार करना, मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक जो भी कर्मकांड आडंबर है उनका विरोध करते थे। सती प्रथा, बाल प्रथा और जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करता था। सती प्रथा की जो समाप्ति हुआ था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो इसमें सबसे अधिक प्रयास जो है राजा राम मोहन राय का ही रहा था। आदि ब्रह्म समाज है एक, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हुए 1866 में। ब्रह्म समाज के बाद आए आदि ब्रह्म समाज। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। बाद में फिर फूट पड़े दोनों में और अलग अलग ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, तो अगर जस्ट राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज के साम्राज्य को कौन आगे बढ़ाया, तो आप कहेंगे है ना देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इन दोनों में भी पहले एक को सिलेक्ट करना हो तो केशव चंद्र सेन को सिलेक्ट करेंगे। आत्मीय सभा का गठन भी राजा राम मोहन राय ने 1815 कोलकाता में ही किए थे। आत्मीय सभा ब्रह्मा समाज का इनिशियल स्टेज है, ये आप कह सकते हो। बाद में ये ब्रह्म समाज 1828 में बना था, पूर्वगामी था। धर्म सभा जो है ये राधाकांत देव के द्वारा 1830 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। धर्म सभा, इसे ध्यान रखेंगे, राधाकांत देव के द्वारा कोलकाता में, हाँ कलकत्ता में हुआ था धर्म सभा भाई, है ना। धर्म सभा जो है कोलकाता में 1830 में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक है भैया तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा जो है ये आपका तत्वबोधनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, है ना। और इनका उद्देश्य उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार और व्यवस्थित दार्शनिक चर्चा इत्यादि था। कुल मिला के सब समाज को अच्छा करना चाहता था जो पहले जो समाज वगैरह स्थापना करते थे। ठीक है भाई, प्रयास किए सभी ने, है ना। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा वर्ष 1849 में बॉम्बे में स्थापित। इसका उद्देश्य जाति बंधनों को तोड़ना। इस चीज पे ना शुरुआत से ही काम चल रहा है, लेकिन आज भी है समाज में। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा वर्ष 1867 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है ना सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा और जाति प्रथा का विरोध था। प्रार्थना समाज का जो है उद्देश्य, तो इसे ध्यान रखेंगे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबाराव फूले और सावित्री फूले द्वारा वर्ष 1973 में पुणे में स्थापित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। ये भी जो है छोटे जो कुल के थे उस समय, उनके शोषण को रोकने के लिए बड़े जातियों से। ठीक है भाई, तो इसके लिए चलाया गया था। देखिए जो आपके सत्य शोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने एक किताब लिखा है, वैसे तो कई लेख लिखे, जो सबसे फेमस है इनका, है ना, सबसे फेमस जो है इनका मराठी भाषा में गुलामगिरी ही है। एक सेकेंड, मराठी भाषा में ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी है, ये मराठी भाषा की किताब है, ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और लाला हंसराज द्वारा वर्ष 1875 में बॉम्बे में स्थापित। इसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा दिया था। अगर अलग से पूछे तो कि कौन समाज दिया था, तो आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट के द्वारा 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। भारत में इसे लाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1882 में मद्रास के अड्यार में जो है अपना ऑफिस खोले इस समाज ने, है ना। इसके अलावा
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हिंदू धर्म से संबंधित दर्शन है या फिर जो भी चीज़ है उनको पुनरुत्थान करना, प्रचार करना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक, जीजी आगरकर, एमजी रानाडे द्वारा वर्ष 1884 में पुणे में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भाई भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी शिक्षा का प्रसार। एक है रामकृष्ण मिशन, ये 1897 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। बहिष्कृत, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लूँ आपके, भाई स्वामी विवेकानंद ने वो शिकागो में जो है ऐतिहासिक भाषण कब दिए थे? आप लोग जरा कमेंट करना। इनके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा 1924 में बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो है अछूतों और वंचितों के शिक्षा प्रसार, उनके अधिकारों की जो है रक्षा किए थे। इनके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके सूत्रधार रहे थे। बाद में इन पे कानून भी बना 1856 में। यहाँ पे एक नोट करके लिखा है, विधवा पुनर्विवाह संघ अगर रहेगा तो इसकी स्थापना का श्रेय 1861 में महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्ट रहेगा, विडो रीमैरिज एक्ट, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें नाम आएगा। दोनों का इसमें अलग है, एक्ट है 1856 में और जो संघ है 1861 में है। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, डी.के. कर्वे साहब जो है भारत में प्रथम महिला यूनिवर्सिटी खोलने वाले हुए और सावित्रीबाई फुले मैडम जो है भारत में बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने वाले प्रथम महिला टीचर हुए। ठीक है भाई, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। सतनाम पंथ, सतनाम पंथ जो है ये छत्तीसगढ़ में चलता था। सतनाम पंथ, इसके संस्थापक जो है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास के नाम पे जो है छत्तीसगढ़ में आप आज भी देखेंगे, वहाँ पे गुरु घासीदास, तिमूर पिंगला जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, तो इनके नाम पे है। मैंने अभी कुछ एक दिन पहले ही आपके बताए थे कि भाई जो सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास है, उनके अनुयायी के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था? तो आप कहेंगे पंथी नृत्य, है ना, पंथी नृत्य किया जाता था। ये भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ, अच्छा एक और इसमें इस प्रकार का है, सतनाम पंथ, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है ना। सतनाम पंथ, सतनाम पंथ एक ऐसा ही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा राधा स्वामी मत, है ना, राधा स्वामी मत जो है ये शिव दयाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राधा स्वामी मत, है ना, राधा स्वामी मत, राधा स्वामी मत के जो है संस्थापक या आगे बढ़ाने वाले कौन हुए? तो शिव दयाल इसका आंसर है ना, शिव दयाल। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल 108 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना है। जी बिल्कुल सही है। ये दोनों वर्ष यानी 24 के लिए और 25 के लिए दोनों को कंबाइंड रूप से जो है 26 में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में मिला के संगीत नाटक अकादमी वाला जो पुरस्कार है वो 108 जने को चुना गया है। ठीक है, कलामंडलम उन्नी कृष्णन को वर्ष 2024 हेतु कथकली नृत्य संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। तो अपना दोनों जो है स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। इनका नाम याद रखना, कलामंडलम उन्नी कृष्णन कौन से सेक्टर में पाए हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? 2024 हेतु, 2026 में पाए हैं लेकिन 2024 हेतु, तो ये कथकली के सेक्टर में पाए हैं। कथकली कहाँ का नृत्य होगा? ये क्वेश्चन और आप लोगों से यहाँ पे जो है आंसर डिमांड करूंगा। संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड में और बाद में फिर बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार यही संस्था देता है। तो ये तीन जो है मेजर इनके पुरस्कार है। इन तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर जो लेटेस्ट विजेता है उनको देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ये सबसे बड़ा है, जिसे अकादमी रत्न भी कहा जाता है इंडिया में। इसमें 3 लाख रुपए की कैश आपको दिया जाएगा, साथ में जो है एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम दिया जाएगा, जो सभी प्राइज में कॉमन है, लेकिन रुपया का अंतर आता है। इसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है कैश। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1954 से हुआ था। फिर संगीत नाटक अकादमी के ही द्वारा एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रेगुलर वाला दिया जाता है। ये आपके 1 लाख रुपया कैश देंगे, एक ताम्रपत्र देंगे और अंग वस्त्रम देंगे। इसकी शुरुआत स्टार्टिंग के साथ 1952 से ही है। ठीक है, फिर बाद में 2006 में युवा कलाकारों को मौका, मोहलत और मनोबल बढ़ाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार ये संस्था देना स्टार्ट किया 2006 से। इसमें 25,000 रुपये की नकद दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र तो दिए ही जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई के वादक थे और पॉपुलर वादक थे। इनके जैसा फिर शहनाई वादक इंडिया में और कोई ना हुआ है और शायद आगे भी ना होगा।
ठीक है भाई। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान साहब से एक और पुरस्कार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई गणतंत्र दिवस के अवसर पे दिल्ली में शहनाई वादन का काम कौन किए थे, तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खान साहब। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट जो भी अभी मैंने अभी बताया कि भाई डांस के क्षेत्र में फील्ड में जो 12 कलाकार को 2024 के लिए 2026 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका ब्यौरा मैं नीचे दे रहा हूँ। कलाकार का नाम, संबंधित नृत्य क्षेत्र, राजेश्वरी साईनाथ। इनका नाम याद रखना, इन 12 को यहीं से पूछा जाएगा। फिर आप कहते हो कि भाई किसी किताब में मिला नहीं, कहीं पढ़ा नहीं सर, तो कैसे पढ़ोगे? जो ये नया नाम आता है ना, वो संगीत नाटक अकादमी से या फिर पद्म अवार्ड में जो नया नाम जैसे अवार्ड मिला रहता है आर्ट एंड कल्चर में, वो नाम आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, बेस को पकड़ो, अच्छा रहेगा। राजेश्वरी साईनाथ ये है भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बीना मूर्ति विजय कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। राजकुमारी थमसबलना देवी, देखिए ऐसा ही लतसना देवी, अमूवी देवी, ऐसा नाम रहते हैं मणिपुरी के कलाकारों को। ठीक है, याद रखिए, मणिपुरी नृत्य मणिपुर। प्रेमा ओझा बोरबयान, बोरबयान हो या फिर सैकिया सरनेम हो, सत्रिया नृत्य का होता है, जिनके संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु शंकर देव को, और यह असम का है और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य है, शास्त्रीय वाला। निरिपन सहिस, ये छौ है, देखिए छौ 3 स्टेट में होता है, बताया था, मयूरभंज का, पुरुलिया का और सरायकेला का, यानी आपका उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का और झारखंड का। सूर्य नारायण कुमारा है, कुमार नहीं, सूर्य नारायण कुमारा है ना, ये आपके हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। करमीन शिवानंदा हेडगे, ये यक्षगान में मिला है इन्हें संगीत नाटक अकादमी प्राइज 2024 के लिए। यक्षगान कहाँ का है सर? कर्नाटक का। कलामंडलम उन्नी कृष्णन कथकली, कथकली कहाँ का है? केरला का। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला का है। इसके अलावा विपुल चंद्र दास, ये कथक का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत, या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश रहेगा तो भी चलेगा। इसके अलावा है विचित्र नंदन स्वैन, ये ओडिसी नृत्य उड़ीसा के लिए पाए हैं। श्रीदेवी रजन मोहिनीअट्टम केरला के लिए पाए हैं। तो ये 12 जन हैं जिसे 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी नृत्य के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सॉरी एक और छूट रहा है, शशिधरन नायर जी। देखिए शशिधरन नायर जी को भी संगीत नाटक अकादमी 2024 के लिए जो है दिया गया है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर नृत्य में नहीं, ये क्रिएटिव डांस शैली या फिर कथकली, सेकेंड ऑप्शन अगर मान लीजिए 4 को नृत्य का नाम है तो कथकली मारना है, या मिश्रित डांस शैली इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। देखिए शशिधरन नायर क्या करते हैं कि बहुत सारे नृत्य को एक जैसे मिला के एक नया शैली को इजाद करते हैं, और उसमें जो है इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाए हैं। ठीक है, समझ गए। इंडिया में नृत्य का एक फ्यूजन शैली प्रचलित है ना, और उनके जनक कौन है? उदय शंकर। कौन है भाई? उदय शंकर, पंडित रविशंकर साहब के भाई है ना। ये जो है नृत्य के फ्यूजन शैली के जनक हैं। ठीक है, फ्यूजन शैली क्या होता है? एक से अधिक नृत्यों की मिली जुली रूप, उसी प्रकार में ये जो है शशिधरन जी अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाए हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा महान कर्नाटक संगीत गायिका MS सुब्बा लक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये पहले म्यूजिशियन हैं। इनके बाद कई और आए, पंडित रविशंकर साहब को 99 में मिला, फिर 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में बिस्मिल्लाह खान, हाँ बिस्मिल्लाह खान और आपके लता मंगेशकर जी को मिला, फिर 2008 में भीमसेन जोशी साहब को मिला, फिर भूपेन हजारिका साहब को मिला। तो इस प्रकार से जो है संगीत के क्षेत्र में आए, लेकिन ये सबसे पहले हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का पता लगाइए। भारत के अधिकांश भूभाग पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कई बार ये चीज बोलो बोलो में बता चुका हूँ, सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा है थार मरुस्थल अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो रहा है। उष्ण कटिबंधीय, अब भी जो है कोई लाइक करना भैया, कमेंट करना, देखूं कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। जो इससे पहले प्रश्न पूछा हूँ उसका जवाब देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, क्योंकि अधिकांश बच्चों को मेरा कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा, भाग जाएंगे। उनको चाहिए लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप जो है ना खाते ही रहेंगे और साल बीतता चला जाएगा। ठीक है, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना औसतन वर्षा जो है प्राप्त करता है ना। इसके अलावा ये जो गर्म प्रदेश होता है, ज़्यादा गर्म प्रदेश जो होता है उसके आसपास पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा ये साल भर हरे भरे रहते हैं। कौन सा भाई? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
दिखाई जिसके अलावा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे में आएंगे होपिया, होपिया, नागकेसर, मिशवा, आबुनस, इबनी, महोगनी। ये सब पेड़ पौधे जो है, सॉरी पेड़ जो है, झाड़ी जो है, आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के किस किस क्षेत्र में है। तो देखिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट है ना, जो आपके पश्चिमी तट के सहारे ऐसा है। तो ये इंडिया में ना सबसे बड़ा आप कह सकते हो, जैव विविधता तो है ही, हॉट स्पॉट तो है ही, सबसे बड़ा आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र भी है ना। इसे सह्याद्री रीजन भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को ध्यान रखना। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तक है, जो गुजरात से लेकर केरल तक को जो है फैला हुआ है, घेरने का काम करता है। अरब सागर के जो है, अरब सागर मतलब नीचे देखेंगे ना आप अपना मैप, तो उसके बगल वाला जो लाइन है पश्चिम वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे आपको ये दिखेगा है ना। ये जितनी लंबी है लगभग पूरे इसी में आ जाता है, 1600 लंबी किलोमीटर। इसके अलावा ये भारत के सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट है। देखिए भारत में टोटल कितने हॉट स्पॉट है, तो कहेंगे 4 है ना, तो ये इसमें से एक है और ये सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी है। उत्तर पूर्वी भारत में आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो भी आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर बंगाल के खाड़ी में स्थित जो भी द्वीपीय जगह है, वहाँ पे भी आपको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही पूर्वी तटीय राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि के कुछ एक भाग में भी आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेगा। तो ये जगह कहाँ कहाँ मिलता है, इसके उत्पाद क्या होते हैं और इसको पहचानने का तरीका क्या है। साल भर हरा भरा, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सालाना औसतन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि साल के एक विशिष्ट मौसम में सभी पेड़ पौधे अपने जो है पत्ते गिरा देते हैं और एक साथ फिर पत्ते आ जाते हैं। तो कुछ एक दिन के लिए यह शून्य दिखता है, बाद में हरा भरा दिखता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वर्षा कितना होगा, 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होगा, लेकिन मोर देन 200 हो जाएगा तो फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएगा। तो पैमाना भी अच्छा है। इसके अलावा ये गर्मी में क्या करता है, अपनी पत्ते को गिरा देते हैं। इसके उत्पाद के कौन कौन से, स्टीनवुड, तेंदू जिससे बीड़ी बनता है, पलास, पलास आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में काफी रहता है। मध्य प्रदेश में तो बहुत पलास रहता है, मैंने ट्रेन से जाते आते देखा है ना। लाल लाल फूल आते हैं, तोता के चोंच के जैसा, काफी अच्छा दिखता है। तो इसे जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इसलिए कि भाई जब ये अपने खिल जाते हैं, चरमोत्कर्ष मतलब चरम पे होता है फूल इनके खिले हुए, तो जंगल में ना ऐसे आग की लपट जैसे दूर से दिखता है, तो इसीलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अर्जुन, अर्जुन पत्ते गिर गए रहते हैं तो खाली फूल ही दिखते हैं, इसीलिए अर्जुन। अर्जुन आपने देखा होगा गांव घर में बांध के किनारे रहता है ना। अर्जुन ये हार्ट के लिए इसके छाल का जूस पिया जाता है ना। तो ये सब जो है आपके पर्णपाती वन के उदाहरण है। मरुस्थलीय कटीली वन, यहाँ पे क्या होगा, वही मानक है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले इलाके जो है डेजर्ट वाला इलाका होगा। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होता ही नहीं है, तो पेड़ पौधे की पत्ता चौड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, कटीले पेड़ पौधे रहेंगे, इनके पत्ता क्या रहेंगे, चौड़ा की कम चौड़ा, तो कम चौड़ा रहता है। ठीक है, इसमें कुछ उत्पाद जैसे सलवा डोरा, खेजरी है ना, बबूल, खैर, फोंग, करौंदा, कैक्टस, ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे, मरुस्थल में। आप ये मत कहना भाई कैक्टस के तो लंबे चौड़े चौड़े हैं दिखते हैं उसके सतह, तो कटीला में आ जाता है भाई, ज़्यादा उतने भी लेवल से मत सोचो है ना। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय कटीले और मरुस्थल वन, इसमें पाए जाने वाले पौधे जो है वर्ष के अधिकांश समय बिना पत्ते के होते हैं। इसको नोट कर लेना। जैसे कि पर्णपाती वन अभी मैंने पढ़ाया, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया कि भाई गर्मी के समय में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर जो है फिर कुछ दिन के बाद पत्ते वापस आ जाते हैं कलश के रूप में, फिर प्रौढ़ पत्ता बन जाता है ना। तो भी अगर 4 ऑप्शन हो भाई, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, इसके अलावा पर्णपाती वन हो, इसके अलावा ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट हो, तो इन तीनों में अगर अपने को सेलेक्ट करना है कि सबसे अधिक समय तक पत्ता विहीन या बिना पत्ता के या पत्ता रहित किस वनों में जो है पेड़ पौधे दिखते हैं, तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न्स एंड स्क्रब फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय कटीले और मरुस्थलीय वन के अधिकांश समय बिना पत्ते के ही पेड़ पाए जाते हैं, वर्ष के लगभग 7 महीना। इनके अलावा शंकुधारी वन है ना, कोनिफेरियस फॉरेस्ट होता है, जिन्हें तकनीकी रूप से टैगा वन भी कह देते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से ठंडे और बर्फबारी वाले उच्च पर्वतीय इलाके में पाए जाते हैं। इंडिया के केस में ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपने को देखने को मिलेगा।
अब मैंने दूसरा स्टेटमेंट थार डेजर्ट से रखा था, तो हम थार डेजर्ट को रीड करेंगे। थार डेजर्ट जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और यह भारत के 4 प्रमुख राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का लगभग 15% हिस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है, जहां इसे चोलिस्तान या स्थानीय भाषा में रोही के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल भूगर्भीय रूप से मेसोजोइक युग में जो है ना एक टेथीज सागर का हिस्सा हुआ करता था, एक समुद्री पार्ट हुआ करता था। ध्यान रखना, यही टेथीज सागर जो है हिमालय के स्थान पे कभी हुआ करता था, ये बात भी आपको ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल और दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका सहारा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक जनजातीय निवास करने वाले एशिया में, तो थार आंसर करना है। ठीक है। इनके अलावा पंजाब को 3 मुख्य भाग में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। पंजाब होता है मालवा, माझा और दोआब। ठीक है, जिसमें माझा जो है ये पंजाब का दिल कहलाता है। इनके अलावा लू, लू क्या होता है? गर्मी के दिन में चलने वाली बहुत गर्म हवा है लू। इसके लपट से आदमी गिर जाते हैं चक्कर खा के और कभी कभी ऊपर भी चले जाते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जैसे थार और बलूचिस्तान से उत्पन्न होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में भारत के उत्तरी मैदान जो आपके हिमालय की तलहटी जो आपका नॉर्थ प्लेन है उधर जो है आप देखने को मिलेगा, है ना। ये बहुत ही अत्यंत गर्म, शुष्क और धूल से भरे स्थानीय पवन है। इससे बचने के लिए आम का पन्ना पिया जाता है। टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आज हमने मानक पे विशेष फोकस किया है, 2 क्वेश्चन रखा है। पहला स्टेटमेंट है टेबल के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद बॉर्डर लाइन होते हैं। बिल्कुल सही है। एक सेट गेम जो है टेबल टेनिस की 11 अंकों के लिए खेला जाता है ना। और ड्यूस होने की स्थिति में जीत के लिए लगातार 2 अंकों की जरूरत होती है, ये भी सही है। बहुत सारे खेल में ड्यूस शब्द यूज होता है। ड्यूस का मतलब होता है टाई हो जाना। मान लीजिए 11 अंक की गेम है, एक खिलाड़ी को 10 अंक, दूसरे खिलाड़ी को 10 अंक मिल गया। ठीक है, अब दूसरे खिलाड़ी को 10 से बढ़ के 11 हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है एक धोखा हो जाएगा। ये भी मान लीजिए अगला अंक ये प्राप्त कर ले तो खेल तो समाप्त ही नहीं होगा। तो इसीलिए अब ये खिलाड़ी को लगातार 2 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी 11 के बाद एक और अंक प्राप्त कर ले तो जीत जाएगा। इसी कंडीशन को ड्यूस कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई 2.74 मीटर 9 फीट कहेंगे, चौड़ाई 1.525 मीटर 5 फीट कहेंगे, तो 9/5 होता है। रेशियो में बात करेंगे लंबाई चौड़ाई। जमीन की सतह से टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या फिर 2.5 फीट होता है। टेबल टेनिस में मैट फिनिश वाली और गहरे रंग नीला या हरा ही होना चाहिए, आप पिक्चर वगैरह में भी देखे होंगे। टेबल के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद बॉर्डर लाइन होती है ना। डबल्स में 3 मिलीमीटर चौड़ी सफेद केंद्र रेखा भी होती है। टेबल टेनिस में जो बॉल होता है उसका मानक वजन 2.7 ग्राम होता है और व्यास जो होता है 40 मिलीमीटर होता है। रेडियस कहेगा तो आधा कर देना। और बॉल का कलर जो होता है सफ़ेद या नारंगी होता है। वहाँ पे मैंने मैट का कलर बताया था, है ना। टेबल टेनिस में एक गेम जो है 11 अंकों के लिए खेला जाता है। यदि स्कोर 10-10 हो जाए तो मैच जीतने के लिए कम से कम 2 अंकों की बढ़त जरूरी है, वो भी लगातार। खिलाड़ी हर 2 अंक के बाद अपनी सर्विस बदलता है। यदि स्कोर 10-10 ड्यूस हो जाता है तो सर्विस रोटेशन बदल जाता है। इसके बाद हर 1 अंक के बाद सर्विस बदलती है जब तक कि खेल खत्म ना हो जाए। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए नॉर्मल खेल चल रहा है, 11 अंक का भी खेल स्टार्ट ही हुआ है, तो 2 अंक के बाद जो है खिलाड़ी अपने पोजीशन को बदल लेते हैं। लेकिन अगर ड्यूस हो गया, मान लीजिए एक हिसाब से आप टाई कह सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है टाई होने के तुरंत बाद जो है ना अपना रोटेशन कर लेता है खिलाड़ी जगहों का। इसके बाद हर 1 अंक के बाद रोटेट होता रहेगा, यानी 11वां और 12वां अंक के बाद जो है रोटेशन होता रहेगा। और इस केस में 12 अंक तक क्यों चाहिए? क्योंकि 2 लगातार अंक प्राप्त करने होते हैं ड्यूस होने के बाद। ठीक है। लॉन टेनिस के सभी आधिकारिक मानक, ये था भाई टेबल टेनिस, है ना। अब हम आ जाते हैं नीचे, मोनिका बत्रा का नाम सुने है ना, वो था वो। अब हम आ जाते हैं लॉन टेनिस, सानिया मिर्जा वाला। ठीक है, देखिए लॉन टेनिस के सभी आधिकारिक मानक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनके कुछ मानक यहाँ पे हैं, जैसे कोर्ट की लंबाई जो सिंगल्स हो चाहे डबल्स हो, दोनों के लिए सेम होता है टेनिस खेल में। लॉन टेनिस में 78 फीट या 23.77 मीटर, लेकिन चौड़ाई में डिफरेंस होता है। सिंगल्स के लिए चौड़ाई 8.23 मीटर यानी 27 फीट और डबल्स के लिए चौड़ाई 10.97 मीटर यानी 36 फीट होता है। तो ये तीनों आंकड़ा ध्यान रखना। लाइनों की चौड़ाई, बेस लाइन जो है 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच तक चौड़ी हो सकती है, जबकि अन्य सभी लाइन 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। नेट जो होता है आपके टेनिस में, लॉन टेनिस में, उस खंभे की ऊंचाई पर 1.07 मीटर तक, है ना, नेट दोनों खंभे पर के जो है पोस्ट पे
होता है। इनके अलावा केंद्र में ऊंचाई जो होता है ना, इसी नेट की बात कर रहे हैं, जो केंद्र में वो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कम होता है, 0.914 मीटर, 3 फीट तक होता है, और अन्य जगह पे 3.5 फीट तक। टेनिस गेंद में मानक जो वजन होता है 56 से 59 ग्राम तक हो सकता है। इसकी डायामीटर 6.54 से 6.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। गेंद पीला या सफेद रंग का इस्तेमाल होता है एक आधिकारिक टेनिस मैच में। रैकेट की मानक अधिकतम 73.7 है ना, अधिकतम चौड़ाई 31.7, 12.5 इंच। ठीक है, क्रिकेट वगैरह के बारे में, फुटबॉल वगैरह के बारे में, इसके अलावा डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, शॉट पुट हो गया, ये सब मैंने टॉपिक बैच में करा दिया है मानक, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 12 पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 3 पंचवर्षीय योजना ही अनुमानित जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त कर सका, गलत है। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवलाइजेशन के बाद बने 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 92-97 था, ये सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला जो है गलत है, क्योंकि 3 से अधिक ऐसे पंचवर्षीय योजना हुए जो लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही, उससे ज़्यादा भी करके दिया। भारत में योजना बनाने का काम कौन करता था? योजना आयोग। इसकी जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था, अब नीति आयोग आ गया है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन योजना को अंतिम रूप से लागू करवाने का जिम्मेवार किसके पास था? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 एकमात्र ऐसी योजना थी जो बिना किसी राष्ट्रीय विकास परिषद के परमिशन को ही सीधा कैबिनेट की मंजूरी से लागू करवाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद बना ही नहीं था। राष्ट्रीय विकास परिषद बनते हैं 1952 में। ठीक है, अब आइए 12 पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि रहा था 1951 से 56 तक, है ना। इसमें टारगेट रखा गया था जीडीपी वृद्धि का 2.1%, प्राप्त हुआ 3.6%, लगभग दोगुना, है ना, 171%। और ये हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था, कृषि को प्रायोरिटी दिया गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चलता है, टारगेट 4.5 प्राप्त होता है, लगभग 4.1 प्राप्त होता है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, भारी उद्योग और कृषि को बढ़ावा दिया गया था। खाली भारी उद्योग और कृषि, ठीक है ना, भारी उद्योग को लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था यहाँ पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 5.6 चाहिए था, बहुत कम मिला 2.8, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चीज हमने झेले थे, है ना, 50% ही मिला। गाडगिल योजना भी इसे कहा जाता है, तीसरे वाले को। इसके अलावा चौथा टारगेट 5.7 मिला 3.3, है ना। इसके अलावा पांचवा पंचवर्षीय योजना अच्छा रहा था, 4.4 टारगेट रखे थे हमने, 4.8 मिला था। अवधि 74 से 78। अगर आपसे पूछे कि सभी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम दिन के लिए किसे तय किया गया था, तो फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले का जो नारा था वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित था, इसे ध्यान रखना। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें टारगेट 5.2 मिल गया हमें 5.7, है ना। इसके अलावा सातवीं में 5 मिला 6। अब ये देखिए यहाँ से योजना का जो है अच्छा काल रहा था 5वीं से 8वीं तक। 8वीं में जो 92 से 57, 56 से 5.6 टारगेट था, 6.8 मिला। अब आप देख रहे हैं कि 7वीं और 8वीं में 2 वर्ष का गैप है, ठीक है। तो इस समय जो है योजना में नहीं आया, आर्थिक उदारीकरण चला था उस समय, है ना, नरसिम्हा राव के सरकार में। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण के जस्ट बाद की पंचवर्षीय योजना आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है। ऐसे भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें प्रणब मुखर्जी साहब का जो है विशेष योगदान रहा था इसके रूपरेखा को तैयारी करने में, है ना, क्योंकि उस समय प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, योजना आयोग से जुड़े हुए थे। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 6.5 टारगेट था, 5.4 आया, यहाँ धराम से गिरा। ठीक है, इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ लगभग प्राप्त हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे जो है ज़्यादा मिल गया थोड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना बीच में ही टर्मिनेट हो गया, तो इसे क्या ही कहेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए इससे मैं इसमें लक्ष्य पे फोकस करने के लिए इस क्वेश्चन को लाया था। बाद बाकी पंचवर्षीय योजना की जो भी बारीकियां हैं टुडे एग्जाम के टॉपिक बैच में जो आपको दिया गया होगा उसमें से आप पढ़िए। टॉपिक बैच में ही जो है हमने 35 से अधिक टॉपिक आपको करा दिया है। ये भी लग जाता है कि कुछ इस मतलब इस क्षेत्र से कुछ और बताना चाहिए, तो उसको मैं बता देता हूँ, बाद में रिपीट नहीं करता। इसके अलावा वर्ष 1951 से 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए, जिनमें से 5 योजनाओं ने अपने तय किया गया टारगेट से अधिक अचीव किया या
तय किया गया, टारगेट को पार किया। तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश चलाना पड़ा। 1966 से 69 तक 1 वर्ष के लिए योजना चलाना पड़ा। ठीक है भाई। और इसी दौरान मुद्रा का मूल्यन भी किया गया था आज़ादी के बाद 1966 में। आप लोग मुझे बताना कि भारतीय मुद्रा का मूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है। ठीक है, कितनी बार हुआ है? 4 बार, 5 बार, 3 बार, 6 बार, बताना। इसके अलावा 1991 के आर्थिक उदारीकरण, है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़कर तेज विकास की राह पर लाना, है ना। इसमें एलपीजी मॉडल अपनाया गया था ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, है ना, और ये अपना करके जो है देश को आर्थिक संकट से बचाया गया था। इसमें मेन रूप से जो काम हुआ था, लाइसेंसिंग राज को समाप्त किया गया था। बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही नहीं चाहिए था कोई भी चीज़, कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए, नहीं तो बहुत सारे प्रोसेस होते थे पहले। इसके अलावा एफडीआई को अट्रैक्ट किया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया गया था, और भी कई सारे चीज़ यहाँ भी एक बार अवमूल्यन किया गया था, ये भी ध्यान रखना। और इस तरह जो है हम लोग आर्थिक संकट से बचे थे, 2 मास्टरमाइंड दिमाग के चलते, एक पीवी नरसिम्हा राव साहब और एक महा मास्टरमाइंड, है ना, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब। इनके अलावा राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटित करने के लिए गाडगिल फार्मूला 1969 में लाया गया था, और इसी फार्मूला का संशोधित रूप बाद में 1991 में गाडगिल मुखर्जी फार्मूला लाया गया, जो प्रणब मुखर्जी को यहाँ पे मुखर्जी जो वर्ड है प्रणब मुखर्जी साहब को इशारा कर रहा है, मतलब उनसे रिलेटेड है। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ऐतिहासिक उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लेखक कौन है? देखिए, ये पुस्तक अभी चर्चा में रहा था, क्रिम्सन स्प्रिंग। ये नवतेज सरना जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये भारतीय राजनीतिक से जुड़े हुए पर्सन हैं। ये कई देशों में राजदूत के तौर पे काम किए हैं। ठीक है, इन्होंने कई सारे किताब लेखन का काम किया है, लेकिन ये किताब अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पाते हैं, और ये किताब एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चर्चा में रहा था। तो नवतेज सरना जी की ये किताब जरूर याद रख लेना, कहीं लिख लो, है ना, जरूर पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता जो है ना, इसमें 1 लाख रुपए की आपकी नगद राशि दी जाती है, तांबे की पट्टिका और एक शॉल दी जाती है। पुरस्कार में राशि मत देखो, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। देखिए, यह पुरस्कार प्रति वर्ष आपके 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषा कौन कौन से? 22 संवैधानिक भाषा है, प्लस एक राजधानी और प्लस एक इंग्लिश, तो इस प्रकार से 24 भाषा में दिया जाता है। नवतेज सरना को उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को जो है को दर्शाता है, पर आधारित है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित सभी 24 विजेता का नाम हमने यहाँ पे रखा है। पहला असमिया। देखिए, आजकल क्या करता है एग्जामिनर, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को छोड़ देगा, छोटा मतलब जो कम प्रचलित भाषा है उनसे उठा लेगा, तो आपको लगभग सभी तो नहीं, लेकिन असमिया, बंगाली, उर्दू, है ना, ये सब जरूर याद रखना। यहाँ तक कि मैथिली में भी पूछे जाते हैं, जो हमारी भाषा है। ठीक है, देखिए, असमिया में शीर्षक का नाम था करही खेलर साधु, इनके राइटर के नाम है देवव्रत दास, इनको मिला है। बंगाली में श्रेष्ठ कविता शीर्षक है प्रसून बंदोपाध्याय को मिला है। बोडो भाषा, है ना, ये आपका इनका नाम है दुंगबी लामा मुआंसे सुहेसली ब्रह्मा को मिला है। डोगरी में ठाकुर सत्यसी खजूर सिंह ठाकुर, है ना, इनका नाम है। इसके अलावा अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग को नवतेज सरना जी को मिला है, जो मैंने हेडिंग बनाया था क्वेश्चन का। गुजराती में भट्टखर की कविता है, गुजराती में योगेश वैद्य को दिया गया है। हिंदी में जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया VVI कर लेना। ठीक है, इनके अलावा कन्नड़ में दादा सिरोसी टांडे अमरीश नुगाडोनी, कश्मीरी में अली सौदा, कोंकणी में हेनरी मेंडोका, मैथिली में महेंद्र को मिला है धात्री पात संगाम, धात्री पात सन गाम। इसका जो है हिंदी होगा, जो आंवला का पेड़ होता है ना, उसके पत्ते के जैसा गांव, है ना। धात्री मतलब आंवला होता है मैथिली में। ठीक है, तो धात्री पात सा सन गाम, सन माने जैसा, है ना, और गांव मतलब गांव। तो ये हमारा भाषा इसलिए बता दिए, नहीं तो हम कोई विद्वान नहीं है। इसके अलावा मलयालम माया मनुष्य, इसके लेखक है N प्रभाकरन। मणिपुरी कंगल मद्रिवा हमोर नालिनी को मिला है। मराठी में राजू वाविस्कर को मिला है। नेपाली में प्रकाश भट्टाराय को मिला है। ओडिया में गिरिजा कुमार बलियार सिंह को मिला है। इसी प्रकार से, है ना, आपको याद रखना है। पंजाबी में जिंदर को मिला है। इसके अलावा तेलुगु में नंदनी रिद्धा रेड्डी को, उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब को मिला है। तो ये है भैया 24 इस बार के साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये थे इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सएप पे पहुंचे, वहाँ कंटेंट को बाय करें।
और एसएससी के एग्जाम के लिए 35 सीरीज और ये 28 सीरीज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, एग्जाम पास करके आएँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।